सारे के सारे प्रावधान हैं। काम का घंटा कितना होगा वो भारत सरकार ने तय कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी कैसे होगा इसको भी भारत सरकार ने, या भारत सरकार ने बनाया, चूंकि पार्लियामेंट का कानून है तो इसको लागू हर राज्य अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, पर कानून है। ऐसा क्यों होता है कि प्राइवेट सेक्टर में इन चीज़ों को अप्लाई करवा पाना, लागू करवा पाना इतना मुश्किल है कि आँख के सामने ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो लागू नहीं होती है, मज़दूरों को उनका वाजिब हक या वो चीज़ें नहीं मिलती। श्रमिक नेता का पकड़ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर नहीं, थोड़ा कमजोर है। नहीं तो नहीं बोलेंगे बिल्कुल, पर उसमें बहुत सारे इसमें तत्व हैं, बहुत सारे कारक हैं जिसके चलते कि ये कमजोर होता है। मैं किसी एक को दोषी नहीं दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। पिछले हमने कई सालों में सरकार के रवैये को देखा है, वो कानून पहले ले आती है, उसके बाद में सोचती है कि क्या हो रहा है। जैसे जब हड़ताल पे गए पूरे ट्रांसपोर्टर, तो कानून ले आए, एक प्रावधान ले आए, इतना स्ट्रिक्ट प्रावधान ले आए, उसके बाद पूरे देश के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे चले गए, उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। अब उस कानून का क्या स्टेटस है आज किसी को नहीं पता। किराया और एलपीजी ये मिला के किसी भी व्यक्ति का, अगर इसके पास बच्चे भी यहाँ पर हैं, परिवार अगर वो गांव से लेकर आया है, तो वो 10-11 हज़ार रुपया खर्चा बहुत मुश्किल मतलब हो जाता है अगर वो मानवीय स्थिति में रह रहा है। उसके बाद फिर उसके पास कुछ बचता नहीं। ये वो लोग हैं जो और बहुत ज़्यादा, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, इनके लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो आप डंडे के ज़ोर से 350 लोगों को आप जेल में आपने हिरासत में ले रखा है, उनकी क्या स्थिति है, उनके परिजनों को बताया तक नहीं जा रहा है। लोग बहुत बुरी हालत में 24-24 घंटे थानों के सामने लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं है, उनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ मेहमानों का एक ख़ास पैनल है। मेरे सबसे बाईं तरफ मौजूद हैं अभिजीत कुमार जी। अभिजीत कुमार पूर्व डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर रहे हैं भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और साथ में हमारे आनंद हैं। आनंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे सहयोगी विकास भी हैं, और साथ में हृदय जोशी। आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत का मुख्य विषय है, वो है, पहला विषय नोएडा ही है, जहाँ पर किस तरह से जो उनके वेतन है कर्मचारियों के, ख़ासकर ये अनस्किल्ड लेबर ज़्यादातर है या सेमी स्किल्ड लेबर है, उसके वेतन में जो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत कम वेतन है, उसको लेकर एक असंतोष लगातार चल रहा था। और बहुत दिनों से कई बार प्रदर्शन भी हुए अलग अलग जगहों पे। और ये प्रदर्शन अचानक से हिंसक हुआ पिछले सोमवार को, और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, आगजनी, ये सब भी देखने को मिला। और उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इसमें पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में जो नोएडा के आसपास के जो ग्रामीण इलाके जहाँ पर ये कामगार रहते हैं, ये मज़दूर आबादी रहती है, जिन गाँवों में किराए के मकानों में, वहाँ पर बड़ी संख्या में धरपकड़ हुई। और करीब कोई एग्जैक्ट आंकड़ा पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 350 के आसपास लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है, जिन लोगों ने हिंसा में भाग लिया था, ऐसा। और इससे जुड़ी तमाम खबरें आ रही हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर समर्थ ने भी इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट की, नोएडा के नया गांव से जाकर, और वहाँ पर उन तमाम घरों में, उन तमाम परिवारों से वो मिले जिनके परिवारों के लोग मिसिंग हैं। उनको हम आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि पुलिस की हिरासत में हैं या गिरफ्तारी में हैं, लेकिन वो नहीं है। और उनके लोग, परिवारों को कहना है कि पुलिस उनको पकड़ कर ले गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को के गिरफ्तार होने की या अपनी हिरासत में होने की पुष्टि नहीं की है, या कोई आंकड़ा या कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तो ये सारी स्थिति है, और इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए आज विशेष रूप से अभिजीत कुमार जी मौजूद हैं। और मैं एक दो चीज़ें जो सबसे शुरुआती तौर पर अभिजीत जी आपसे जानना चाह रहा था कि जो लेबर लॉज हैं, जो लेबर कानून हैं, कानूनों में हम पाते हैं कि वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मज़दूरों की सुरक्षा के लिए, कर्मचारियों के लिए, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देती हैं। पर हम ये देखते हैं कि अमूमन ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, या निजी क्षेत्र, और आज की तारीख में हम देखें तो नौकरियां निजी क्षेत्र में हैं, चाहे वो
अनस्किल्ड लेबर हो, सेमी स्किल्ड लेबर हो या जो भी, ज़्यादातर नौकरियां वहाँ से आ रही हैं। 90% सरकारी नौकरियां बची नहीं है, जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा फिर भी एक हद तक मिलती रहती है उसमें, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, तमाम चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से उनकी अनदेखी होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि प्राइवेट सेक्टर में इन चीज़ों को अप्लाई करवा पाना, करवा पाना इतना मुश्किल है कि आँख के सामने ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो लागू नहीं होती है, मज़दूरों को उनका वाजिब हक़ या वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर भी वो चीज़ें जस की तस ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कई बार देखने में लगता है। सारे के सारे प्रावधान हैं, काम का घंटा कितना होगा वो भारत सरकार ने तय कर दिया है, न्यूनतम मजदूरी कैसे होगा इसको भी भारत सरकार ने, या भारत सरकार ने बना, चूंकि पार्लियामेंट का कानून है तो इसको लागू हर राज्य अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, पर कानून है। आप उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे देंगे, जैसे ग्रेचुटी का प्रावधान है, पीएफ का प्रावधान है, ईएसआई का प्रावधान है, मैटरनिटी बेनिफिट का है, और दुर्घटना के समय में जो एक्सीडेंट होता है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट की बात है, सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान है। इसके अलावा पीने का पानी होना चाहिए, फैक्ट्रियों में यूरिनल की व्यवस्था होनी चाहिए, लैट्रिन की व्यवस्था होनी चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का प्रावधान, एवं कि ये भी प्रावधान है कि अगर श्रमिक किसी दूसरे राज्य से आ रहा है, जिसको कि हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं, तो उनके लिए जितना दिन काम चलता है तो उनके कार्यस्थल पर ही रहने की भी व्यवस्था करनी है। और ऐसा नहीं कि कोई एक टेम्पररी टाइप की व्यवस्था करनी है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर वो अपने परिवार के साथ रह रहा है तो उसको आप मिनिमम इतना फैसिलिटी के साथ उसको देंगे। तो इसका मतलब ये है कि कानून में कहीं कमी नहीं है, कानून में कहीं कमी नहीं है, कानून में सारे प्रावधान हैं, लागू करने में हम ये मानेंगे इसमें थोड़ा, जो मैंने आपको बताया कि वो पक्ष है, और दूसरा पक्ष ये है कि ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं, जो श्रमिकों के नेता हैं, उनका मैंने ये, मेरा अपना जो अनुभव है, मैंने जो नौकरी की है 30-35 साल, तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो श्रमिक नेता हैं, श्रमिक नेता का पकड़ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर नहीं है, थोड़ा कमजोर है। नहीं तो नहीं बोलेंगे बिल्कुल, पर उसमें बहुत सारे इसमें तत्व हैं, बहुत सारे कारक हैं जिसके चलते कि ये कमज़ोर होता है। मैं किसी एक को दोषी नहीं दूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने ये देखा है। और अभी जो आप नोएडा की घटना के बारे में बता रहे हैं, ये जो है मुख्य रूप से ये एक, बताइए, दिशाहीन एक ये एजिटेशन था। इसमें कोई नेता नहीं था। जो ट्रेड यूनियन का जो स्थापित एस्टैब्लिश्ड जो लीडर होता है, उसमें किसी का नाम आपने नहीं देखा होगा। वो एक अलग एक वर्क ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, और वो लोग लीड कर रहे थे। हाँ, एक लीडरलेस था। उसमें जो फ्लैश पॉइंट बना, जो एक, उसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं कि पहली बात कि जो आधुनिक प्रोटेस्ट है वो बहुत हद तक सोशल मीडिया से गाइडेड है, और उससे जो मोबिलाइजेशन का जो टेक्निक है वो बन गया है। तो इसमें जो पारंपरिक जो ट्रेड यूनियंस हैं या लेबर यूनियन, उसका इंटरवेंशन कम दिखा, और एक मतलब एक फ्लैश मॉब की तरह एक मोबिलाइजेशन ज़्यादा दिखा। जो बात आनंद ने ये महंगाई वाली उठाई कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है और रहने की स्थितियां जो एडवर्स हैं इन जगहों में, और ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उनके खर्चे का कंपोनेंट रहने का बहुत बढ़ रहा है पिछले कुछ वक्त से। और ये जब से जो एलपीजी का प्रॉब्लम हुआ है, उससे बहुत से लोगों से मैंने जाके बात की, तो ये दो चीज़ें तुरंत वो बताते हैं, किराया और एलपीजी। ये मिला के किसी भी व्यक्ति का, अगर इसके पास बच्चे भी यहाँ पर हैं,
परिवार अगर वो गांव से लेकर आया है तो वो 10-11 हज़ार रुपया खर्चा बहुत मुश्किल मतलब हो जाता है अगर वो मानवीय स्थिति में रह रहा है। उसके बाद फिर उसके पास कुछ बचता नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल था। तो इसको देख के कुछ अखबारों में खबर भी पड़ी है, तो मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ कि जैसे सर भी बता रहे थे अभिजीत जी की कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है ज़्यादा है। तो अभी की डेट में जो PLFS का सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 का, वो ये बताता है कि केवल 16.5% ऐसे लोग हैं जिनके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। और मैंने खुद पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने देखा है अपने दोस्तों में भी कि प्राइवेट कंपनी की नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट की भी कोई वैल्यू ऐसी बहुत होती नहीं है, मतलब वो आपको भले ही दे दें, लेकिन फिर भी केवल 16.5% के पास है। और जो विरोध प्रदर्शन है ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माण में लगे लोगों का है। इनकी स्थिति ज़्यादातर रिलेटिवली और कम है। और इसमें एक सवाल खराब है, और इसमें एक सवाल ये है कि उम्र बढ़ने के साथ नियोक्ता आपका वेतन भी, आपकी कमाई कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ उसे लगता है कि काम इतना डिलीवर नहीं कर रहा है। जहाँ ये प्रोटेस्ट हुआ नोएडा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अकेले वहीं की अगर बात करें तो पिछले 11-12 सालों में जो इनके विधायकों के भत्ते हैं वो करीब 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। मजदूरी जो है वो नहीं बढ़ी है। तो सरकार का एक पक्ष हमेशा, सरकार का एक पक्ष है कि सरकार ने नियम क्या बनाया है, कानून क्या बनाया है, कह क्या रहा है। एक इम्प्लीमेंटेशन का पक्ष है कि वो जैसे 3 जो नए आपराधिक कानून हैं उन्हें लागू है बहुत समय हो चुका है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में पूरी तरह नहीं आ पाए हैं। उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरा फ्रेमवर्क अभी भी नहीं है। इसी तरह जो 4 लेबर लॉ जो हमारे 2019 में बन गए थे, 20 में बन गए थे, उनके लिए सरकार ने जो कुछ कहा है कि ये होगा वो होगा, अचानक से आप रातों रात तो आप लागू नहीं कर पाएंगे। उसमें फिर कंपनियों का अपना स्टेक है, वो किस तरीके से वो बताएंगे कि हमारे सामने क्या अड़चन है, आपने हमसे बात करी नहीं करी। और पिछले हमने कई सालों में देखा है, मतलब मैं ये स्पेसिफिक सरकार के लिए सरकार के रवैये को देखा है। वो कानून पहले ले आती है, उसके बाद में सोचती है कि क्या हो रहा है। जैसे जब नए वो कानून आए थे, जब हड़ताल पे गए पूरे ट्रांसपोर्टर, तो कानून ले आए, प्रावधान ले आए, इतना स्ट्रिक्ट प्रावधान ले आए, उसके बाद पूरे देश के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे चले गए। उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। अब उस कानून का क्या स्टेटस है आज किसी को नहीं पता, वो लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सेम तरीके से आपराधिक कानूनों का मैंने जिक्र किया, इसी तरीके से मनरेगा का नाम बदल दिया, बाकी चीज़ों की मजदूरों को मजदूरी सुनिश्चित हो रही है नहीं हो रही है, उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो अभी तक नहीं है। तो एक पक्ष तो ये भी है कि आपको देखना हो। दूसरा, मजदूरों का, मजदूर सिर्फ उतरे नहीं है जिनकी आज हमने बात करी नोएडा की, हम सब मजदूर हैं। मीडिया में काम करने वाले लोग भी मजदूर हैं, बौद्धिक तरीके से जो काम कर रहे हैं वो भी श्रमिक हैं। जितने तरह की श्रेणी है, जितनी तरह की मजदूरी है, उसको एक ही कानून, एक ही छतरी के नीचे कैसे लाया जा सकता है, वो भी एक मुझे लगता है कि बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में। न्यूज़ लॉन्ड्री का NL सेना प्रोजेक्ट, जिसके तहत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस समय कवर कर रही है, और कई सारी टीमें, हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट की टीमें ग्राउंड पर हैं और आप तक इलेक्शन से जुड़ी हर खबर, वीडियो रिपोर्ट्स पहुंचा रही हैं। इस NL सेना प्रोजेक्ट को मदद करें, आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का कोई विज्ञापन नहीं लेता। विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता हमारा मकसद है, हमारा ध्येय है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप और आप जिस तमाम शुभचिंतक और सब्सक्राइबर जो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करते हैं, वो इस NL सेना प्रोजेक्ट में अपना योगदान दें, ताकि हम विज्ञापन फ्री पत्रकारिता को आगे बढ़ा पाएँ। 131वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, और इसके साथ कुछ और भी संशोधन बिल आने हैं, जिसके तहत परिसीमन, जो लोकसभा की सीटें हैं उनका परिसीमन करने की बात है, और सीटें बढ़ाई जानी है, सीटों की संख्या बढ़नी है, और उसको लेकर लोकसभा में बहस चल रही है। बहुत सारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, बहुत सारे दक्षिण भारत के जो दल हैं, और बहुत दूसरे विपक्षी दल भी हैं, उन्होंने बहुत सारी चिंताएं जताई हैं इस पूरे परिसीमन को लेकर। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, मसलन कि एक ऐसे समय पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, विशेष संसदीय सत्र बुलाकर, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, और ये वो राज्य हैं जिनमें ज़्यादातर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, और असम को छोड़ दिया जाए तो। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे से ध्यान मोड़कर और अचानक से परिसीमन की बात शुरू की गई है, जिसको लेकर आशंका जताई है विपक्षी दलों ने। और साथ में एक चीज़ और भी आशंका का एक बड़ा बिंदु है कि परिसीमन के साथ महिला आरक्षण बिल को जोड़ा गया है। सरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तभी पास करा पाएगी जब उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी हो। शुरुआत में ऐसा लग रहा था सेशन के पहले कि सरकार कुछ पार्टियों के साथ, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके साथ डील कर रही है और शायद दे विल पुश थ्रू, वो निकाल ले जाएंगे। ऐसी
बातें आई और बहुत सारी खबरें सोर्स के ज़रिए आई। उसके बाद जो कांग्रेस की ओर से बातचीत की गई और ये तय हो गया है अब बिल के इंट्रोड्यूस होते समय कि सरकार के पास फिलहाल नंबर नहीं है। 180 से ज़्यादा वोट जो पड़े हैं, जबकि पूरे सांसद मौजूद नहीं थे विपक्ष के, वो इस बिल को ना के खिलाफ पड़े हैं। लेकिन जैसे ही 180 से ऊपर आता है नंबर, तो वो 2/3 तो रह नहीं जाता फिर सरकार के पास। तो अभी सरकार के पास नंबर नहीं है, ये साफ लग रहा है। दूसरी बात ये जो कई लोगों ने कहा और समाचार पत्रों ने, अखबारों ने, टीवी चैनलों ने दिखाया कि सरकार ऐसा कह रही है और फ्लोर पे मिनिस्टर भी कह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि कानून लागू होगा इस बात से नहीं कि फ्लोर पे क्या कहा गया और सरकार ने अखबारों ने क्या छापा, वो इसलिए कि बिल के अंदर क्या जा रहा है। जैसे सरकार ने ये बताया है और बहुत स्पष्टता से बताया है कि कर्नाटका जैसे राज्य में पहले अभी जो प्रेजेंटेशन है वो 5.15 है, उसके बाद जो नया प्रेजेंटेशन होगा वो 5.34 होगा, मतलब नंबर ऑफ सीट्स टोटल जो बढ़ेंगी और नंबर ऑफ सीट जो उनका बढ़ेगा। इस तरह से उन्होंने सारा ये दिया हुआ है, लेकिन ये अभी ऐसा लग नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो महिला बिल जो इसके साथ आया है, 3 बिल आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, डिलिमिटेशन का है और टेरिटरीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए बिल है। इन 3 बिलों के साथ महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। उसको पास करने के साथ ही ये प्रावधान लगाया गया था कि वो जो नए डिलिमिटेशन के साथ लागू होगा। लेकिन अभी जो सेंसस की बात कही गई है उसमें सरकार को शायद ये अनकंफर्टेबल है कि जो सेंसस हो रहा है वो उनको फिर वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कास्ट सेंसस भी होगा, जो मैं पार्लियामेंट की डिबेट से और अखबारों से पढ़ के और बात करके बता रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग टू बाईपास दैट, और सरकार चाहती है कि वो जल्दी ये जब एक तो महिला आरक्षण बिल अभी जब चल रहा है तो उसका फ़ायदा भी हो। तो इसीलिए हमने देखा कि पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता इतने एमपीज़ यहाँ पर, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वो नहीं थे। लेकिन जब डीएमके ने कहा कि भाई चुनाव तो हमारे यहाँ भी हैं और हमारे एमपीज़ वहाँ मौजूद रहेंगे, तो अब उन्होंने एक नंबर दिया है शायद वो कि उनके जितने भी एमपी हैं उनमें से पर्याप्त नंबर, एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं, कल उन्होंने कहा था, मतलब मैं भूल रहा हूँ, कि वो नंबर यहाँ मौजूद रहेंगे एंड दे विल इंश्योर कि ये पास ना हो। तो अभी की पॉलिटिकल सिचुएशन ये है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।